नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी भली भांति होंगे, सुरक्षित होंगे। तो देखिए, बात करते हैं। सब्जेक्ट कोड आपके सामने है BSOE 143। सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट कोड है, इलेक्टिव कोर्स है जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं। आप सभी को पता है सोशियोलॉजी का क्या मतलब होता है। आप कहेंगे सर समाजशास्त्र यानी समाज का अध्ययन। यदि इसी समाज के अध्ययन में हम इसके एनवायरमेंटल फैक्ट की बात कर रहे हो, एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो इसे एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी कहते हैं। मतलब क्या है आपको पता है। एनवायरमेंट का मतलब क्या है। एनवायरमेंट मीन आपका हो गया दोस्त पर्यावरण। एनवायरमेंट मीन्स क्या हो गया आपका पर्यावरण। पर्यावरण के मुद्दे जो किससे संबंधित हैं, आप कहेंगे सर समाज से संबंधित हैं। पर्यावरण के ऐसे मुद्दे जो समाज से संबंधित हैं उनको यहां पर हम टारगेट करेंगे, इसलिए इसे एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी कहा जाता है। एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी जो है आप कहेंगे सर ये एक ब्रांच है सोशियोलॉजी की जो सोसाइटी पर एनवायरमेंट के प्रभावों की बात करती है और एनवायरमेंट पर सोसाइटी के प्रभावों की बात करती है। मतलब दोनों चीज, एनवायरमेंट का सोसाइटी पर और सोसाइटी का एनवायरमेंट पर, दोनों पर आपस में क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसको लेकर बात करती है आपकी एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी। दोस्त बात समझ में आ रही है नहीं आ रही जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए आगे, आधुनिक पर्यावरण से जुड़ी प्रमुख चिंताएं। यहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों कहानी को, है ना, कि आधुनिक पर्यावरण से संबंधित ऐसी कौन कौन सी चिंताएं हैं जो समाज को प्रभावित कर रही हैं, भारतीय समाज पर या फिर दुनिया के समाजों पर प्रभाव डाल रही हैं। तो पर्यावरण इशू कौन कौन से हैं। पहला इशू है दोस्तों क्लाइमेट चेंज। आपको पता है दुनिया की जलवायु है बहुत तेजी से बदल रही है। बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या फिर ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठना, अप्रत्याशित मौसम में परिवर्तन होना। आप देखिए कभी एकदम से ठंड पड़ती है तो कभी एकदम से बहुत अधिक गर्मी पड़ने लग रही है। ठंड का पीरियड आप कहेंगे बढ़ता जा रहा है, गर्मी उससे अधिक पड़ती है और प्राकृतिक आपदाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं। इन सभी का रीजन क्या है। आप कहेंगे सर इन सभी का सिर्फ एक ही रीजन है, दैट इज क्लाइमेट चेंज, जलवायु में होने वाला बदलाव, जलवायु परिवर्तन। दोस्त तो जलवायु परिवर्तन क्या है कि विश्व का तापमान लगातार बदलना, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठना, और आप कहेंगे अप्रत्याशित मौसमी घटना, यानी मौसम में जो घटनाएं हो रही हैं इनको पहले से अनुमानित अब नहीं लगा पाते हम। इसको अनुमानित घटनाएं नहीं है, इनका अनुमान लगाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है क्योंकि जलवायु में आप कहेंगे सडन चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। बताइए क्या आप में से किसी को इस चीज में दिक्कत है। वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। वाहनों का, उद्योगों का और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स जलाए जाते हैं इनसे निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैसें जो कि हानिकारक गैसें हैं दोस्त आपकी, वो बड़ी आप कहेंगे परेशान कर रही हैं। इससे दमा, कैंसर और आप कहेंगे हार्ट डिजीज, ये तीनों ही प्रकार की बीमारियां सबसे ज्यादा दुनिया में आप क्या कर रही है प्रभाव जमा रही हैं। क्लियर। तीसरी चीज क्या है जो आज की पर्यावरण चिंता है, वो है पानी की कमी। देखिए हालांकि आप कहोगे सर पानी तो पूरी दुनिया में भरा पड़ा है, 70% तक पानी है पृथ्वी की सतह पर, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों पीने योग्य पानी की। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता एक तो पहले से ही कम है और वो भी पूरी तरीके से क्या है दोस्तों प्रदूषित है, दूषित है। और ये किसकी क्रियाओं के कारण, मानवीय गतिविधियों के कारण ऐसा होता है। आपको लगता होगा कि पानी तो साफ ही है, ग्लेशियर से निकलने वाला पानी स्वच्छ ही होता है, वो गंदा कहाँ होता है, मानवीय गतिविधियों से। क्लियर। बताइए नेक्स्ट, जैव विविधता का नुकसान। दोस्तों जैव विविधता क्या होती है। आप देखिए पेड़ पौधे, जीव जंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रजातियों के होते हैं। ये लगातार जो हम वनों को काट रहे हैं या फिर उनका नेचुरल हैबिटेट हम क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उससे ढेर सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। जैसे आपने गोरैया चिड़िया देखी होगी, अब नहीं दिखाई देती, बहुत कम है ना। चील, गिद्ध तो बिल्कुल समाप्ति आपके हो गए हैं। उल्लू दिखाई नहीं देते, है ना। इंसानी नामक उल्लू तो बहुत दिखते हैं पर प्राकृतिक और आप कहेंगे जो जानवर वाला उल्लू है वो दिखाई नहीं देता। प्लास्टिक प्रदूषण, महासागरों और भूमि पर प्लास्टिक कचरे की मात्रा लगातार बढ़ रही है क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक जो है बहुत तेजी से डिग्रेड नहीं होने वाला, लाखों करोड़ों साल तक भी डिग्रेड नहीं होता। डिग्रेड समझते हो ना कि प्रकृति में मिल जाना या फिर आप कहेंगे उसका विलय हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके साथ लंबे समय तक क्या करती है, दुष्प्रभाव जमाती है। इसके अलावा आप कहेंगे ऊर्जा संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। जैसे आप देखिए कोयला, तेल बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, जबकि आप कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, इनको तेजी से हम डेवलप नहीं कर पा रहे।
तो इसलिए हम चाहकर भी क्या नहीं कर पा रहे, आप कहेंगे कोयला और तेल, पेट्रोलियम जैसे जो संसाधन, इनका कम यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनके कम यूज का मतलब है किसी और संसाधन का इस्तेमाल, भाई गतिविधियां तो नहीं रुकेंगी ना, तो वो चीज डेवलप नहीं कर पा रहे। फिर साथ साथ आप कहेंगे खेती के कारण और बढ़ते शहरीकरण के कारण मिट्टी का नुकसान हो रहा है। ऊपर से बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए हम लगातार क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं और कीटनाशकों का यूज कर रहे हैं। मतलब आप कहेंगे जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं और आपके एक तरीके से कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये मिट्टी की उर्वर क्षमता को कम कर रहे हैं, मिट्टी प्रदूषण या मृदा प्रदूषण फैला रहे हैं। तो ये कुछ एनवायरनमेंट के ऐसे इश्यूज हैं दोस्त जो आज के समय में समाज को बहुत तेजी से प्रभावित कर रहे हैं, पर्यावरण पर आप कहेंगे दुष्परिणाम दिखा रहे हैं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। गहन पारिस्थितिकी क्या होता है, डीप इकोलॉजी से कहते हैं दोस्तों। ये सिर्फ इतना मानता है कि जो प्रकृति है और प्रकृति का हर एक तत्व, यानी कि मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो या फिर कोई भी जैविक अजैविक घटक हो, जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो, यानी बायोटिक कंपोनेंट हो चाहे अबायोटिक हो, जीवन वाला हो बिना जीवन वाला हो, हर प्रकार का जो आप कहेंगे तत्व है प्रकृति का, वो इंपॉर्टेंट है और मूल्यवान है। इस बात पे स्टार लगाओ, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन द एनवायरमेंट। यही है डीप इकोलॉजी। ये क्या कहती है, ये कहती है कि पृथ्वी के सभी प्राणी और सभी पारिस्थितिकी तंत्र जो हैं दोस्त, उनके बीच बैलेंस और सम्मान का आग्रह करता है। कहता है सभी का सम्मान करो। ऐसी फिलोसफी आपको डीप पारिस्थितिकी की जैन धर्म में भी देखने के लिए मिलेगी, जहां प्रत्येक प्राणी के प्रति अहिंसा, आप देखिए उसकी बात की जाती है। तो वही चीज है यहाँ पर, जहां पर प्रकृति के प्रत्येक तत्व में जीवन मानकर उसकी रक्षा, उसके प्रति प्रेम, लगाव, उसका संरक्षण की बात कही जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को आप डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट, गहन पारिस्थितिकी में क्या क्या देखा जाता है, यह कहा जाता है दोस्तों कि प्रकृति का प्रत्येक घटक एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ह्यूमन आप कहेंगे लैंड से कनेक्टेड है, लैंड ह्यूमन से कनेक्टेड है। बात समझ में आई? जानवर हमसे कनेक्टेड है, हम जानवरों से कनेक्टेड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कनेक्टेड है। तो प्रकृति का हर एक बायोटिक हो चाहे अबायोटिक कंपोनेंट हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और याद रखिए, एक घटक पर यदि प्रभाव पड़ता है तो दूसरे पर उसका डायरेक्ट दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, बहुत अत्यधिक आप कहेंगे, आप यदि सी फूड खाते हैं, है ना, बहुत अधिक सी फूड खाते हैं तो इसका इम्पैक्ट पर्यावरण पर पड़ता है नहीं पड़ता है? और पर्यावरण पर हम सी फूड खाते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है या फिर वो संतुलित रहता है, ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। लेकिन इस चीज में आप ये समझिए कि जब हम एक चीज पर इम्पैक्ट, मान लीजिए हमने वनों को काटा, इसका इम्पैक्ट प्रदूषण पर दिखाई देगा। तो एक घटक पर यदि आप प्रभाव डालते हैं तो दूसरा घटक जरूर क्या होगा, असंतुलित होगा। फिर गहन पारिस्थितिकी ये कहती है प्रकृति का अस्तित्व केवल मानव की सेवा के लिए नहीं है, यानी कि एनवायरनमेंट सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं बना, बल्कि ह्यूमन भी तो एनवायरनमेंट के लिए बना है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में क्या है, आप कहेंगे स्वतंत्र रूप से मूल्यवान है। कुछ लोग मानते हैं कि प्रकृति का मूल्य तभी तो है जब मानव इसे उपयोग कर रहा है, तो उसका अंधाधुंध उपयोग कीजिए, इसे मूल्यवान वस्तु का लाभ उठाइए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, हर बार प्रकृति का लाभ उठाना सही नहीं है। कई बार प्रकृति भी आपका जब लाभ उठाने पे आती है तो फिर उसे आप आपदा का नाम देते हैं दोस्त। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या है, प्रकृति की हर स्वतंत्रता का हमें ख्याल रखना है, प्रकृति का दोहन थोड़ा सा कम करना है और चिंतनशील तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करना है। इसी कॉन्सेप्ट को आज के समय में आपने सुना होगा सतत विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका गहन पारिस्थितिकी के सिद्धांत पर, डीप इकोलॉजी के सिद्धांत पर टिका होता है, जो कहता है कम से कम उपभोग करना और प्रत्येक चीज का सम्मान करना है। मान लीजिए लकड़ी फर्नीचर के लिए अगर एक पेड़ काटा गया है तो दो लगाइए, तो कम इस्तेमाल भी आपने किया, सिर्फ एक पेड़ काटा, और आप कहेंगे दो लगाने का सिद्धांत जो है सम्मान करने जैसा है दोस्त। तो दैट इज डीप इकोलॉजी, जो आज के समय में हर एनवायरमेंटलिस्ट पढ़ता है, समझता है और अपने जीवन में अप्लाई भी करता है। बताइए, क्या आप में से किसी को भी इस चीज में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ा हो? आगे चलिए, सामाजिक पारिस्थितिकी क्या होती है आपकी, सोशल इकोलॉजी क्या होती है? यह विचार कहता है कि पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं, जितनी भी मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में अभी कराई हैं, वो सारी समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि आप कहेंगे इनइक्वालिटी है दोस्तों। कहां पर? सोसाइटी के अंदर, पैसों के अंदर। आप याद रखना, पर्यावरण को नुकसान दोनों ही वर्ग आप कहेंगे पहुंचाते हैं। अमीर वर्ग अपने तरीके से फैक्ट्री उद्योग लगा के और गरीब वर्ग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर करके। तो इसलिए इन असमानताओं के कारण, और ये कहेंगे अन्यायपूर्ण जो राजनीतिक व्यवस्था है, जहां पर एक वर्ग को तो सारी अपॉर्चुनिटी है और दूसरे को बिल्कुल नहीं है, ये पर्यावरण समस्याओं को पैदा करता है। क्लियर?
यह दर्शन पर्यावरण संकट को सामाजिक संकटों का परिणाम मानता है। मतलब समाज में जो समस्या है उन्हीं के कारण क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आप कहेंगे बिल्कुल। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने 2013 की, ध्यान से समझिए, इसका एग्जांपल लीजिए। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ की घटना समझी होगी। तो ये बताया जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि वहां होने वाले अधार्मिक कार्य जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक संस्कृति के हिरास को दिखाते हैं, अधार्मिक कार्यों के कारण ईश्वर का रूठना ही 2013 की बाढ़ का कारण बना। अब देखिए, प्रकृति या रीजन कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट को समाज से जोड़ा जाता है। सामाजिक संकट पर्यावरण संकट को जन्म देते हैं। इसे सोशल इकोलॉजी कहा जाता है, सामाजिक पारिस्थितिकी कहा जाता है। आगे चलिए, सामाजिक पारिस्थितिकी की मुख्य विशेषता क्या है। इन्होंने ये कहा है कि पर्यावरण जो संकट उत्पन्न हो रहा है समाज में विद्यमान पूंजीवाद, पितृसत्तात्मक समाज और औद्योगिकरण के कारण हो रहा है। रीजन क्या? पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की भूमिका कम हो जाती है और महिलाओं के अंदर एक टैलेंट होता है। आपने इको फेमिनिज्म सुना होगा, है ना, कि महिलाएं बहुत अच्छे से पर्यावरण का संरक्षण कर पाती हैं, पुरुष क्या है, सिर्फ दोहन करते हैं। ऐसा मान के चलता है पितृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था। तो इसलिए प्राकृतिक और संसाधनों का शोषण जो है, इसको वैधता जो दी जाती है, इसके कारण भी सामाजिक संरचनाएं क्या करती हैं, बेकार करती हैं पर्यावरण को। अब मान लीजिए कोई समाज ये मान के चले कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए ही तो बने हैं, समझ रहे हो ना दोस्त, इसे इकोसेंट्रिक अप्रोच कहते हो आप। तो ऐसी कंडीशन में तो हम उनका दोहन कर सकते हैं। यदि समाज ही इस चीज को वैधता दे देगा तो दोहन और तेज हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। इसीलिए यह भी कहा जाता है, आप कहेंगे सामाजिक इकोलॉजी में यह भी कहा जाता है कि पर्यावरण को यदि बचाना है तो सोसाइटी का आप कहेंगे योगदान बहुत आवश्यक है। जब तक समाज भूमिका नहीं निभाएगा तब तक पर्यावरण को आप कहीं ना कहीं बचा नहीं पाएंगे, संरक्षित नहीं कर पाएंगे। ये भी आवश्यक है। फिर इको फेमिनिज्म में भी आपको बता रहा था, इको फेमिनिज्म ये मानता है कि महिलाएं और पर्यावरण के शोषण में समानताएं हैं, है ना। जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं का शोषण होता है, इनका दोहन होता है, आप ऐसा मान के चलिए, उसी प्रकार आप कहेंगे सर पर्यावरण का भी दोहन है। बात समझ में आई। एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करना, सिर्फ चाहे पर्यावरण हो चाहे महिलाएं हो, ये शोषण के समान है। इसलिए इको फेमिनिज्म दोनों को एक ही तराजू में तोलता है और ये बात करता है कि लैंगिक समानता हो और साथ साथ आप कहेंगे पर्यावरण संरक्षण हो, क्योंकि महिलाओं की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण मानता है कौन? आपका इको फेमिनिज्म। और ये इको फेमिनिज्म इज अ ब्रांच ऑफ सोशल इकोलॉजी, सामाजिक आप कहेंगे पारिस्थितिकी की एक ब्रांच होती है इको फेमिनिज्म। चलिए दोस्त, क्लियर? क्या यहां तक आप में से किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताइए। बात करते हैं पॉलिटिकल इकोलॉजी की, राजनीतिक पारिस्थितिकी की। क्या होती है राजनीतिक पारिस्थितिकी? ये कहता है कि पर्यावरण समस्याएं जो हैं और राजनीति जो है दोस्त, ये आपस में आप कहेंगे कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉलिटिकल फैसले जो लिए जाते हैं वही या तो पर्यावरण संसाधनों का दोहन से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर वो सतत विकास से रिलेटेड हो सकते हैं। ये पॉलिटिक्स ही है जो पर्यावरण पर प्रभाव जमाती है। कैसे? देखिए, यह समझने की कोशिश करता है कि शासन, नीतियां और विश्व की संरचनाएं किस तरीके से पर्यावरण पर प्रभाव जमाती हैं। यदि आप देखें 1970 के दशक से पहले किसी भी आप कहेंगे देश, दुनिया या संगठन का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की तरफ था ही नहीं। फिर उसके बाद जब आप कहेंगे दोस्त वो ओजोन परत में छेद की घटना सामने आई और जलवायु परिवर्तन जैसे कॉन्सेप्ट उठने लगे, है ना, आप कहेंगे प्रजातियां विलुप्त होने लगी, तब पूरी दुनिया का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की तरफ गया। तब सत्ता, नीतियां और वैश्विक संरचनाएं सभी क्या करने लगी? आप कहेंगे पर्यावरण की बातें करने लगी। इससे पहले राजनीतिक पारिस्थितिकी नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। ऐसा लगता था लोगों को कि राजनीति का और पर्यावरण का कोई लेना देना नहीं हो सकता। लेकिन पर्यावरण संरक्षण की नीति बनानी है या पर्यावरण दोहन की नीति बनाई जा रही है, इन दोनों का डिपेंड किस पे करता है? पॉलिटिक्स पे। तो इसलिए एक नया टर्म आया पॉलिटिकल इकोलॉजी। ये कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और नियंत्रण में राजनीतिक शक्ति का बड़ा योगदान है। भाई ये पॉलिटिकल पावर पर डिपेंड करता है कि वो सतत विकास के तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा या फिर शोषण के तरीके से करेगा, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि संसाधनों का शोषण करना है या फिर गरीब समुदाय को प्रभावित करना है। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, पॉलिटिकल फैसले ही तो डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करके विकास किया जाएगा या फिर डायरेक्ट विकास किया जाएगा। स्पेशली यदि आप देखें जो विकासशील देश है वहां पर पर्यावरण संकट अमीर देशों की नीतियों और औद्योगिक जरूरतों से प्रभावित होते हैं नहीं होते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, ये तर्क आपने सुना होगा जिसमें कहा गया था कि विकसित देशों ने तो विकास कर लिया है तो वो पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा भूमिका निभाएंगे क्योंकि उन्होंने तो बहुत प्रदूषण फैला लिया और विकास कर लिया, और विकासशील देश अभी विकास कर रहे हैं तो इन पे ज्यादा कानून नियम ना थोपे जाए पर्यावरण संरक्षण के, वरना वो विकसित नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? आगे क्या है?
पर्यावरणीय संसाधनों को लेकर समाज में संघर्ष क्यों और कैसे उत्पन्न होता है, यह भी तो इंपॉर्टेंट है दोस्त। ये राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। जब भी समाज में किसी चीज पर अधिकार को लेकर बात आती है, महत्वपूर्ण नीति और फैसलों की बात आती है, तब आता है आपका पॉलिटिकल इकोलॉजी टर्म। ठीक है, चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका सरदार सरोवर परियोजना, जो आपने सुना होगा। कौन सी नदी घाटी पर है? आप कहेंगे सर नर्मदा नदी पर। चलिए, विस्थापन और पुनर्वास। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना एक क्या थी आपकी? बांध निर्माण परियोजना थी, है ना। नदी पर बांध बनाना था, है ना। तो जब भी कहीं बांध बनता है तो उससे ढेर सारे सामाजिक प्रभाव पड़ते हैं। तो ये भी सोशल, आप कहेंगे एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी का एस्पेक्ट बन जाता है। जैसे लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है, स्पेशली आदिवासी लोग। ठीक है, इसके अलावा पुनर्वास नीतियों में देरी होती है। ऐसा नहीं उन्हें तुरंत रिहैबिलिट कर दिया जाता है, पुनर्वास दे दिया जाता है, रिहैबिलिटेशन नहीं। इस प्रक्रिया में जो वक्त लगता है उस बीच में वो क्या हो जाते हैं, आप कहेंगे सर पूरी तरीके से बेघर हो जाते हैं। स्थानीय आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का नुकसान होता है। भाई, जो संस्कृति वहां पर बहुत वर्षों से रह रही है, उसे जब यदि आप स्थापित कर देंगे तो क्या उनका वैसा कल्चर बचेगा? आप कहेंगे नहीं। और उनकी पहचान में, उनकी आइडेंटिटी में भी कमी आती है। इसलिए पहचान का संघर्ष, है ना, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे पहचान संकट कहते हैं, वो आदिवासी समुदाय के सामने उत्पन्न होने लगता है दोस्त। कृषि भूमि और जंगलों का डूब जाना, यह भी इंपॉर्टेंट है। मछली पकड़ने और जंगलों पर निर्भर रोजगार की कमी होना। अब जो आदिवासी समुदाय है, किस प्रकार की परियोजनाओं से उन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी, और आप कहेंगे प्रकृति प्रेमी वो होते हैं, रोजी रोटी प्रकृति से चलती है। पुनर्वास योजनाओं में वर्ग, जाति और समुदाय के आधार पर भेदभाव कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ समुदाय को इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा, पर ज्यादातर समुदाय जो वहां पर रह रहे हैं, जो लोग वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, उन पर नेगेटिव इंपैक्ट ऐसी परियोजनाओं का आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्त। तो मुझे नहीं लगता कि सरदार सरोवर परियोजनाओं जैसी कोई भी परियोजना यदि आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए और उसमें यह कहा जाए कि उसके सामाजिक प्रभाव बताइए, तो यदि कोई बांध निर्माण परियोजना है तो उसके यही आप कहेंगे कॉमन क्या पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। इसमें कोई सकारात्मक चीज नाम की कोई चीज खास होती नहीं है। विकास के नाम पर अक्सर ये सांस्कृतिक ह्रास की स्थिति उत्पन्न होती है दोस्त। तो चलिए, हमारा एजुचक्र एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिए दोस्त, वहां पर आपको पूरा बैच मिलेगा। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसका पेड गैस पेपर दिस कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको पेड गैस पेपर मिलेगा दोस्त। ठीक है, रुक जाओ। ये जो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है दोस्त, इस पर आपको इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में गैस पेपर मिल जाएगा, जो कि आपका काम करेगा दिसंबर 2024 के एग्जाम में और जून 2025 के एग्जाम में। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।